नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। हिंद किसान की बात में आज हम लोग एक ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं जिस पे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। हम बात कर रहे हैं नए प्रस्तावित बीज कानून के बारे में, जिसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार है विधेयक का, और उसके ऊपर इसमें हमने पहले चर्चा की थी कि जो नया कानून है प्रस्तावित, उसमें किस तरीके का मसला है, क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके के नए प्रावधान आ रहे हैं, क्यों नए बीज कानून की जरूरत है। लेकिन इसमें एक मसला और है, जो है जीएम सीड का, जिसे हम ट्रांसजेनिक सीड कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जब किसी किस्म को में नया बाहर का जीन डाल करके उस एक प्रजाति में उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके जीन्स को किसी खास मकसद से, बीमारी से बचाने के लिए या उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं। और जो जीएम फसलें हैं उसको लेकर के बड़ा काफी विवाद है, विरोधाभासी दावे हैं दुनिया में, हमारे देश में भी। और यहाँ क्योंकि पहले जो कानून था 1966 का, तब तक जीएम किस्में नहीं थी दुनिया में, लेकिन जो इसके पहले ड्राफ्ट बना था उसमें इसके बारे में जिक्र था। लेकिन अब नया कानून आना ही है, और कभी भी उसको, जो विधेयक है उसको जब कैबिनेट मंजूरी देगी तो वो संसद में आ सकता है। तो इसमें जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि जो पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी होती है जीएसी, उसके अप्रूवल के बाद सामान्य जो बीज है उसके तरीके से इसका ट्रेड के बारे में बात होगी, या जो भी मंजूरियां होंगी वो सामान्य रहेंगी। असल में 2002 के करीब हमारे देश में पहली बार जो जीएम फसल है वो कपास के रूप में उसको लाया गया था, और एक अमेरिकन कंपनी जो मॉन्सेंटो और भारतीय कंपनी माइको, उसके संयुक्त उद्यम में जीएम कॉटन की वैरायटी हमारे देश में आई थी। और धीरे धीरे देश की करीब 95% जो रकबा है कपास का वो इसके तहत आ गया था, और करीब जो है 125 लाख हेक्टेयर अभी है। तो इसमें ये भी दावा किया गया कि कपास का उत्पादन देश में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया, पेस्टिसाइड की खपत घट गई, किसानों को बहुत फायदा हुआ। लेकिन इसके साथ ही बीज पर जो भारी रॉयल्टी कंपनी ने वसूली, वो मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसकी कीमतों को नियंत्रित करने का मसला रहा। लेकिन जो हमारे कारोबारी हैं, जो बीज कंपनियां हैं, वो पूरी तरीके से जीएम का जो है उन्होंने उसको स्वीकार किया। इसके बाद बैंगन और सरसों की जो वैरायटी है उसके जो ट्रायल है वो काफी आगे तक पहुंचे, और उनको कमर्शियल क्रॉप के रूप में उतारने की कोशिशें हुई। लेकिन इसमें जो सरकार के अंदर ही विरोधाभासी जो पक्ष खड़े हुए, उसके चलते अभी तक मंजूरी नहीं मिली। और 2010 में जब पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश उसमें काफी मुखर थे, लेकिन हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे मनमोहन सिंह जी, वो जीएम फसलों के पक्ष में थे। अब सवाल है कि अभी भी अगर हम बात करें जो है कि उसमें अभी भी जो मौजूदा सरकार है उसमें भी इसी तरीके के 2 पक्ष हैं। तमाम सारे दावे हैं कि जीएम फसलों का अगर मानव के भोजन में उनका उपयोग होगा तो उसके प्रतिकूल असर पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से दावे ये भी है कि नहीं, अभी तक कोई ऐसा अध्ययन साबित नहीं होता है। तो इसको लेकर के वैज्ञानिकों के भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो मसला काफी गंभीर है, इसलिए हमने बीज विधेयक के इस हिस्से को अलग से बात करने का तय किया। अब इसमें हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक हमारे साथ हैं जीन कैंपेन की संस्थापक और अध्यक्ष सुमन सहाय जी, और कृष्णवीर चौधरी जो कि भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। दोनों मेहमानों से हम लोग इस मसले पर बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नया बीज विधेयक 2019 चर्चाओं के घेरे में है। दरअसल इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक सेक्शन 44 में एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद ऐसे ट्रांसजेनिक बीजों के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि भारत में जीएम फसलों का इस्तेमाल नया नहीं है। 2002 में पहली बार जीएम बीज से कपास की खेती की इजाजत दी गई थी, यानी बीटी कॉटन देश की एकमात्र जीएम फसल रही है। देश में 125 मिलियन हेक्टेयर में होने वाली कपास की खेती का 95% हिस्सा जीएम फसलों से ही कवर होता है। जीएम फसलों को लेकर गंभीर विवाद यूपीए 2 के वक्त हुआ था, जिसमें 10 खाद्य फसलों को परीक्षण की मंजूरी दी गई थी। फिर 2010 में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश ने इन परीक्षणों पर रोक लगाई थी।
लेकिन जीएम कपास हो, बीटी बैगन हो या जीएम सरसों, पर्यावरणविद जीएम फसलों पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि जीएम फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं। जीएम फसलों के जरिए बीजों के मामले में भारतीय किसान विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्रॉप नाम से संसदीय समिति ने कहा कि जीएम फसलों के इस्तेमाल के बाद किसानों की आर्थिक सामाजिक हैसियत में कोई बदलाव नहीं आया है। बीटी कॉटन से किसानों के बीच अधिक लागत वाली खेती को ही बढ़ावा मिला है। निवेश बढ़ने से किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ने की आशंका बढ़ी है। सीमांत और छोटे किसानों की हालत कमजोर हुई है। हालांकि 19 जुलाई 2019 को सरकार ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं है। हालांकि तर्क जो भी हों, लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रांसजेनिक बीजों को लेकर पर्यावरणविदों की चिंता अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सुमन जी, पहले मैं इसमें आपके पास आता हूं इस मसले पर, क्योंकि ये थोड़ा वैज्ञानिक भी मसला है। इसमें जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें इसको शामिल किया गया है, ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं उसको, कि अगर जीएसी मंजूरी दे देगी तो उसके बाद ये सामान्य जो बीज है उसकी तरीके से ट्रीट होगा। आपको पता है कि 2002 में बीटी कॉटन देश में इंट्रोड्यूस हुआ, उसको लेकर के बहुत सारे दावे और प्रतिदावे हुए। ये भी हुआ कि किसानों को फायदा है, लेकिन साथ में ऐसे भी अध्ययन आए कि किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना दावा किया गया था। अब क्या है कि जिस तरीके से इसको शामिल किया गया है उसमें लगता है कि अब ये सामान्य जो बीज हैं उस तरीके से होगा और आने वाले दिनों में जो जीएम क्रॉप हैं वो सामान्य क्रॉप की तरीके से ट्रीट की जाएंगी। ये मुझे लग रहा है इसके जो ड्राफ्ट का जो, क्योंकि अभी ड्राफ्ट है और विधेयक की जब तक मंजूरी नहीं होती कैबिनेट की और फिर पार्लियामेंट नहीं जाता तो कानून बनने में समय है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग उस दिशा में भी जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम इस सीड एक्ट में सीड बिल में ये देखते हैं कि हम कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर सीड पे भी जा रहे हैं। मतलब जो भी आप देखें इसमें जी वो बिल्कुल किसान से हटके कंपनी की तरफ, और उसमें हिंदुस्तानी कंपनी और विदेशी कंपनियां दोनों शामिल हैं। जी। तो ये बिल बिल्कुल उनके हित में बना है और यही कंपनियां हैं जो कि ट्रांसजेनिक बीज बनाने की कोशिश करती हैं। जी। इसका आज की तारीख में अगर आप देखें तो ट्रांसजेनिक सीड्स के ऊपर उनकी सुरक्षित है कि नहीं, अनुकूल है कि नहीं, छोटे किसान लायक है कि नहीं, इस पे बिल्कुल भी नहीं किसी भी प्रकार की सहमति बनी है। तो उसको ट्रांसजेनिक बताएं, ट्रांसजेनिक सीड को लाने के पहले इसमें सेफ्टी के भी, मतलब ट्रांसजेनिक सीड्स के सेफ्टी के ऊपर भी कुछ इसमें विधेयक में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ट्रांसजेनिक सीड्स जो है अभी भी किसी भी तरह से सेटल्ड नहीं माने जाएंगे कि इस पे तय हो गया है, आम सहमति बन गई है कि इनको जैसे और बीज हैं उस तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। ना होने के बावजूद आप इन बीजों को बाकी और बीजों के साथ बराबर की तुलना में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम समझते हैं कि गलत है। ट्रांसजेनिक सीड्स को एक बहुत स्पेशल कैटेगरी में आपको ट्रीट करना चाहिए, भले आप विधेयक में लाना चाहें। कृष्णवीर जी, आपका क्या कहना है इसी मसले पर, जो क्योंकि आप थोड़ा सा सरकार के साथ भी आपका सहयोग भी रहता है, तो ये जो कानून में ये प्रावधान किया जा रहा है कि सामान्य बीजों की तरह माना जाएगा, जीएसी का अप्रूवल हो जाएगा, बस वो सफिशिएंट है, तो क्या हम देख रहे हैं कि भविष्य में और कई सारी जो कपास के अलावा बाकी भी फसलें जीएम जो है उनके जीएम वैरायटी इंट्रोड्यूस होने वाली है? नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर सुमन राय से पूरी तरह सहमत हूं कि जीएम बीजों को आम बीजों के जैसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। वो देश के हित में भी नहीं है और किसान के हित में भी नहीं है। अभी तक का जो अनुभव रहा है, आपने बीटी कपास जो इंट्रोड्यूस की गई उसका सारा इतिहास आपने बता दिया, लेकिन अभी आखिर में जिस तरीके से हर्बिसाइड टॉलरेंट जो एचटी कॉटन को इलीगल तरीके से इन कंपनियों ने
पूरे देश में फैलाने की साजिश की है। इससे पहले इनका जो बिहेवियर रहा है अनऑथराइज तरीके से, इंडियन पेटेंट एक्ट को इन्होंने नहीं माना, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टेक्नोलॉजी रॉयल्टी फीस के नाम पर किसानों से लूट मचाई इन्होंने। प्रोडक्टिविटी का जो आरोप बात करते हैं ये पूरी तरह से बिल्कुल जायज नहीं है। डॉक्टर सुमन साहेब भी इस बात से सहमत होंगी कि आप ये बताइए, जीएम मस्टर्ड की जो बात करते हैं उसकी उत्पादकता कितनी है, और अगर हम बात करें RS 749 की जो हमारे अपने साइंटिस्टों की डेवलप करी हुई मस्टर्ड है, दूसरी हमारी बहुत सारी वेराइटीज है, तो वो तो आज 32 से 35 क्विंटल तक की प्रोडक्टिविटी है उनकी, तो हमको क्या जरूरत है जीएम सीड के लाने की। और जहां तक बीटी ब्रिंजल की बात आपने बहुत सही कहा, देखिए बैंगन जो है उसका मेडिसिनल यूज भी कंट्री में होता है। सरकार को समझना होगा कि जीएम सीड जो सारा खेल है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में हमारी वैरायटीज को कैप्चर करने की साजिश है। आईपीआर में फंस जाएंगे। डॉक्टर सुमन साहेब ने सही कहा है, ये पूरा लूट है और ये टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरा किसानों के साथ जो है ये रॉयल्टी की लूट का धंधा है। मैं इसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो किसानों की अपनी वैरायटी क्रॉस पॉलिनेशन से बर्बाद होंगी उसके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप एक बात बताइए, $5 बिलियन की अभी पेनल्टी मोंसेंटो के खिलाफ जो अभी हुआ है ना, एचटी के खिलाफ ही हुआ सारा कुछ जो है, तो ये सब चीजें जो है सरकार को बहुत माइन्यूटली जो है गहराई के साथ जो है समझनी होगी, और इस तरीके से खुल के पूरी तरह ये करना ठीक नहीं है। अच्छा, ये मैं एक सवाल आप लोगों से ये इस समय जाऊंगा सुमन जी आपके पास कि जब ये बीटी कॉटन देश में इंट्रोड्यूस की गई और उसके अगले भी चरण आए, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, और उत्पादन तो करीब दोगुने से ज्यादा इस बीच बढ़ा है। 2002 से अगर हम देखना शुरू करें और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें, साथ ही कंपनियों का तो दावा है कि कीटनाशकों का कंजम्पशन भी घटा है। तो इसमें आप लोग किस तरह से देखते हैं इस मसले को? क्या वाकई ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं चीजें कि बीटी आने के बाद उत्पादकता और उत्पादन बढ़ा और कीटनाशकों का उपयोग कम हुआ? जी, तो आप देखेंगे कि जो बढ़ा है वो है आपका फर्टिलाइजर यूज और पानी का इस्तेमाल, बिकॉज हाइब्रिड होने की वजह से ये पानी भी बहुत मांगता है और खाद भी बहुत मांगता है। जो कि किसान ने इतने महंगे बीज खरीदे तो वो किसी भी चीज से उसको रिस्क में नहीं लाएगा, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में उसने पानी भी खरीद के ही दिया और उसने खाद भी खरीद के दिया, जिस वजह से उत्पादकता बढ़ी है। लेकिन अगर आप और किसी की नहीं बात माने, जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे इस सारे दौरान, केशव क्रांति, डॉक्टर क्रांति, अगर आप उनके आंकड़े देखिए, आखिर वैज्ञानिक हैं, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उनके आंकड़े देखिए। डॉक्टर पीटर केनमोर जो कि FAO के हमारे यहाँ भारत में भी थे रीजनल डायरेक्टर, ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं, इनका तो किसी लॉबी के साथ लेना देना है नहीं। इनके आप देखिए इनके रिजल्ट्स क्या हैं, स्टडीज के रिजल्ट्स क्या हैं, उससे ये कहीं भी नहीं आप कह सकेंगे कि बीटी कपास जो है बहुत बड़ा सक्सेस था। अब तो खैर कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पिंक बोलवर्म बढ़ गया है और सेकेंडरी पेस्ट जम के उभरे हैं, तो कीटनाशक का कम होने का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता है, दुगने से चौगुना हो गया है। और इस बीटी कपास का जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो किसान को बहुत भारी पड़ता है, जिसका कि वो उतना मुनाफा कमा नहीं पाता है। आखिर आपका मुनाफा इनपुट कॉस्ट के बाद ही तो जोड़ा जाएगा। जब आप बेतहाशा पानी में खर्च कर रहे हैं, खाद में खर्च कर रहे हैं और चीजों में खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके मुनाफे में घटाई तो होती है। लेकिन हम इस बिल के ऊपर वापस जाते हैं, ट्रांसजेनिक्स को लेके बिल में क्या है, बहुत आपत्तिजनक चीजें हैं। जैसे कि आपने सही कहा जी कि इसको बिल्कुल सामान्य रूप से सोचा जा रहा है कि जैसे वो बीज वैसे ट्रांसजेनिक बीज। ट्रांसजेनिक बीज में कहीं भी आपने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, आखिर ये भगवान जी के यहाँ से तो नहीं उतरा है, ये किसानों के बीजों में से, पब्लिक सेक्टर बीजों में से ही तो इसकी ब्रीडिंग होती है। हर बीज की इस तरह से होती है, ट्रांसजेनिक की भी इस तरह से होती है। इस विधेयक में कहीं भी नहीं मांगा गया है कि आप ट्रांसजेनिक वैरायटी को रजिस्टर करने के पहले बताइए कि आपने कौन सी वैरायटीज इसके
इस्तेमाल की थी, मतलब पेरेंटेज क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है। और ये इसलिए किया जाता है कि जब आप किसान के बीज और पब्लिक सेक्टर के बीज इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको बिल्कुल छिपाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर बेनिफिट शेयरिंग का सवाल उठता है, जो कि आप किसी को पैसा देना नहीं चाहते हैं। आपत्तिजनक ये भी है कि लायबिलिटी और कॉम्पेंसेशन का मसला इसमें बहुत चालाकी से किसी और के ऊपर थोप दिया गया है। आपने इसमें कहा है कि अगर बीज खड़े नहीं उतरे, हमने कहा 90% होगा, हमने कहा, कंपनी ने कहा ये होगा वो हो गया, और वैसा नहीं हुआ, तो किसान को दौड़ा दिया गया है कंज्यूमर कोर्ट में। क्यों सर? आपके बीज हैं, आप रजिस्टर्ड हैं इस कानून के तहत। इस कानून के तहत एक कोई सुविधा होनी चाहिए जहां पे कि कॉम्पनसेशन होता है। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रांसजेनिक वैरायटीज को देखें जी, तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है इसमें और इनकी एक्सपोर्ट है, जो भी इसके साथ जो ट्रेड है या लोकल सीड सेल है, जो भी है, उसमें सर्टिफिकेशन की मांग हम लोग जब से 2004 में आया था, ये कानून का विधेयक भी कोई नया नहीं है, उस तब से मांग है कि आप कुछ सर्टिफिकेशन मांगे इन सीड कंपनी से, जी, जो कहता है कि इसमें जीन यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, इसको टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की तरह से समझा गया था पब्लिक में, कि इसमें ये नहीं हो। कृष्णवीर जी, जो अभी सुमन सहाय जी ने कहा, एक तो मैंने जैसे जिक्र किया कि देश में कितना उत्पादन बढ़ गया है बीटी आने के बाद, कपास का कितनी उत्पादकता बढ़ी है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बातें रखी। और एक पॉइंट उन्होंने जो यहाँ पे रेज किया है कि जो इस विधेयक में ये कहीं उसमें जिक्र नहीं है कि सामान्य बीजों की तरह मान करके कि इसका पेरेंट कहाँ से आया है, आपने पब्लिक सेक्टर सिस्टम से लिया है या किसी प्राइवेट से लिया है, तो वो जो चेन है उसको कनेक्ट करता हुआ कोई भी इसमें डिस्क्लोजर करने की बात इसमें नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या मानना है? देखिए, ये बात तो सही कही है कि अभी इसमें प्रावधान जो है पेरेंट्स की बात जो है उसमें डिस्क्लोजर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात आपने कहा कि कपास का उत्पादन बढ़ा है जी, कपास का उत्पादन बढ़ा के इस देश में कपास का क्षेत्रफल बढ़ा। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो डॉक्टर क्रांति, जो कॉटन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं, काम किया, किसान को आर्थिक रूप से क्या मिला? एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो जिस समय 2005-6 में जो था 5% था एरिया बीटी कॉटन का, उस समय उत्पादकता 471 किलो थी और आज वो 482 किलो है, जबकि 95% के करीब एरिया इसमें हो गया है बीटी का कंट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पेस्टिसाइड यूज कम होने की बात कही गई है, ये अब गलत साबित हो गया, क्योंकि पेस्टिसाइड का कंजम्पशन बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ रहा। अभी आप देखिए, सफेद मक्खी का जो 3 साल पहले हमला हुआ हरियाणा पंजाब के अंदर, पूरी तरह से फसल चौपट हो गई थी। और जो पेस्टिसाइड सरकारों ने सुझाव दिया उसका प्रयोग किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने तो उस समय भी सरकार से कहा कि भाई जो किसानों का इतना भारी नुकसान हुआ है, इस पैसे के मुआवजा जो है इन कंपनियों से वसूला जाना चाहिए, जो ये जिम्मेदार है। और आज फिर मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये इस तरीके से टालमटोल से बात नहीं बनेगी। आप कह देंगे पेस्टिसाइड यूज नहीं, आप कह देंगे फर्टिलाइजर उतना यूज नहीं किया, आप कह देंगे इरिगेशन टाइम पे नहीं हुआ। किसान समय पर पानी दे रहा है, समय पर कीटनाशक प्रयोग कर रहा है, समय पर उर्वरक प्रयोग कर रहा है, इसीलिए आर्थिक रूप से किसान को मुनाफा नहीं हुआ। जितनी लागत बढ़ी है, लागत 4 गुने से ज्यादा आज बढ़ गई है, उत्पादकता तो 4 गुना नहीं बढ़ी ना। जी जी, तो ये तो हकीकत है। ये बात हमने सरकार के सामने रखी है कि आंख बंद करके हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इतना बड़ा खतरा है। और ये दूसरी बात ये भी है, जो सुपरवीड की बात थी वो सामने आ रही है। अभी तो सफेद मक्खी ने तो दूसरी सब्जियों तक को और उसमें नुकसान पहुंचा दिया। कंट्रोल कैसे कैसे करें? तो ये दिक्कतें जो है, इसलिए जीएम सीड को आम बीज की तरीके से हम ट्रीट कैसे कर लें। और पर्यावरण की बात तो पर्यावरणविद अलग तरीके से रख रहे हैं कि इससे नुकसान होगा। अगर दुनिया के दूसरे देशों को उदाहरण देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया इनकी वजह से, और इन्होंने किसानों के खिलाफ जो है
दावे ठोक दिए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अदालतों के अंदर के वहां के जो विकसित देश है, जब ये उनके किसानों के खिलाफ क्रॉस पोलिनेशन सीड होने पे इन्होंने दावे किए कि हमारे बीज की चोरी की गई। मैं इस सवाल पे भी आऊंगा। सुमन जी, ये बताइए कि दो चीजें, जैसे एक तो कृष्णवीर जी ने कहा कि एक तो एनवायरमेंट वाला इम्पैक्ट है, एक ह्यूमन कंजम्पशन का इम्पैक्ट है जो आदमी भोजन करता है। दो बहुत ही पेचीदा मसले हैं जिसको शायद इस विधेयक में तो कहीं उस तरीके का जिक्र नहीं है। और जो कंट्रोवर्सी है कि आप ये तो दावा इस्तेमाल का, लेकिन मैं यहां पीछे जाऊंगा थोड़ा सा कि जब जीएम देश में ये कॉटन इंट्रोड्यूस हुई, उसके पहले इलीगल उसकी कल्टीवेशन का मामला आया था गुजरात में। और अभी भी हम लोग बात ही कर ही रहे हैं कि एसटीबीटी वाला जो है वो इलीगल इस्तेमाल करने की बात है। तो ये जो कानून है ये कहीं इस बात को रोकने की कोशिश करता है, कोई पेनल्टी की बात करता है कि आप एक ऐसी वैरायटी को जिसका मानव और पर्यावरण पर इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है, दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन ये भी माना जाता है, ऐसे में इलीगली उसका कल्टीवेशन हो रहा है और सरकारें हमारी अभी भी चुप हैं। और ये मुझे तो लगता है अभी ये जो ड्राफ्ट है ये भी पूरी तरीके से चुप है। इसमें यहां वो भी सवाल आपका आएगा जो आपने कहा कि जो किसान का उसको संरक्षण मिलना चाहिए किसी नुकसान का, उसके बारे में भी उसको वापस दूसरे कानून में ले जाया जा रहा है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस कानून में ट्रांसजेनिक सीड्स को अभी शामिल करना ही नहीं चाहिए जी। हमारे डेटा नहीं है पर्याप्त। हमारे देश में तो खैर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं और जब तक इस पर स्पष्टीकरण ना हो जी, तब तक वो विधेयक में लाने की जल्दी क्यों है? आपका जब हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा, लोग डेटा से कन्विंस हो जाते हैं, आप डेटा कुछ पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते हैं। भैया, बहुत से लोग काबिल हैं सरकार के बाहर, बहुत से लोग काबिल हैं, आप डेटा तो रखिए बाहर, एक सहमति तो बनाइए। जब वो सहमति बन जाएगी तो बहुत देर नहीं लगती है किसी भी कानून में एक इंक्लूजन करने की। जी। समय ट्रांसजेनिक वैरायटीज को इस विधेयक में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ये कहेंगे कि बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। तो ये कृष्णवीर जी, आपका क्या कमेंट है इस पर आखिरी के? एक तो जैसे सुमन साय जी ने कहा कि अभी समय नहीं हुआ है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप को बीज विधेयक के अंदर, नए कानून के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि उसके लिए जो तैयारियां हैं वो नहीं है, डेटा नहीं है, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा इस पे, कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, एक टिप्पणी आप कर दीजिए। डॉक्टर सुमन साहे ने जो कहा है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अभी हमारे पास ऐसे डाटा नहीं है और इसका ह्यूमन हेल्थ पर, एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट है उसका कोई असेसमेंट नहीं हुआ। अभी आप ये बताइए कि जो ट्रेड एनवायरमेंट पे अगर रिलीज हुआ तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कही गई थी उसमें, एसटी के उसमें जब ट्रायल के था, तब भी उसके बाद भी तो कोई सुनने को, समझने को ये लोग तैयार नहीं है। ये इनका उद्देश्य जो है उत्पादकता बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने बीज पर अधिकार करना है। और एक बात मैं कह दूं हरवीर जी, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि इस देश खाद्यान्न सुरक्षा की प्रथम आवश्यकता बीज है और बीज अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया, जैसा कि दुनिया के तमाम बीज के क्षेत्र पर 4 से 5 कंपनियों कब्जा है, तो वो भारत के हित में किसी भी तरीके से हम उचित नहीं मानते। तो यहाँ इसी पॉइंट पे मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, सुमन साय जी और डॉक्टर कृष्णवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पेचीदा मसले पर हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि जो बीज कानून जो नया लाने की बात हो रही है उसमें ट्रांसजेनिक वैरायटीज को शामिल करने के लिए उसको सामान्य प्रक्रिया की तरीके से लाने का जो प्रावधान बनाने की बात है वो इस वक्त उसका समय नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास ना उतनी तैयारियां हैं, ना उसके बारे में जो शोध होना चाहिए, जो आंकड़े होने चाहिए, ना वो है। तो ये तमाम सारे ऐसे मसले थे जो हमने हिंद किसान की बात के आज के कार्यक्रम में आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले एक एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।